नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। सद्दाम हुसैन कौन था? सद्दाम हुसैन इराक का बेताज बादशाह, वो आदमी जिसने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि ये कोर्ट बिल्कुल झूठी है और मुझे फांसी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आदमी जो फांसी के तख्ते पर मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ चढ़ा, वो आदमी जिसको अमेरिका ने कहा कि उसके पास बाकायदा केमिकल हथियार हैं, लेकिन जब तलाश हुई तो पता चला कि वहां कुछ नहीं मिला। वो सद्दाम हुसैन जिसने इराक को अमेरिका से बचाया हुआ था, और जब वो मारा गया उसके बाद, जब उसको फांसी हुई, मैं तो कहूंगा जब उसका कत्ल किया गया, उसके बाद से इराक पर जिस तरह से अमेरिका ने कब्जा बनाया हुआ है, आप सब जानते हैं। क्यों मारा गया सद्दाम हुसैन को? क्यों सद्दाम हुसैन अमेरिका का दुश्मन बन गया? क्या था उसमें इजराइल का रोल? उसकी जिंदगी और यह सारी हकीकत जानना बेहद जरूरी है। वेस्टर्न मीडिया को अगर आप देखेंगे तो सद्दाम हुसैन को आमतौर पर बगदाद का कसाई कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक चरवाहा था जो खुद को कत्लखाने तक ले गया, जो चाहता तो कत्लखाने से बचा रहता, लेकिन जिसने समझौते नहीं किए इसलिए वो कत्लखाने तक खुद को ले गया। तानाशाह था वो। मिडिल ईस्ट में तानाशाही कोई बड़ी बात नहीं है। मिडिल ईस्ट में आज भी अमेरिका के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बेहद करीबी दोस्त हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, जहां डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है, एक तरह की तानाशाही है। उसके शासन में भी अत्याचार था, आक्रामकता थी, हिंसा थी, सब कुछ था। लेकिन वो हिटलर या स्टालिन नहीं था, क्योंकि उसने वह किया जो हिटलर और स्टालिन कर नहीं सकते थे या करना नहीं चाहते थे। अरबी में सद्दाम का मतलब है वह जो टकरा जाता है, जो मुकाबला करता है, जो टकराता है, जो टक्कर दे, वो सद्दाम। और यह नाम उसके लिए सही ही था, जिसका पूरा शासन टकराते हुए गुजरा, जिसको गद्दारियां झेलनी पड़ी, जिसको जंग झेलनी पड़ी, और जिसने खुद भी आक्रमण किया। जब सद्दाम का शासन खत्म हुआ, वो सीन हम सबको याद है। दुनिया भर की गोदी मीडिया ने वो सीन दिखाया था, जब एक सुनसान फार्म में एक छोटे से गड्ढे, कहना चाहिए गड्ढा कहिए, बंकर कहना चाहिए बंकर कहिए, बंकर में वो छुपा हुआ था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। वो सीन सारी दुनिया ने देखा, लेकिन उसका जो ये पतन था, ये अचानक हुआ था या इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थी? सद्दाम की कहानी में जितना बाहर से दिखता है, उससे बहुत ज्यादा भीतर है। और सत्ता में जिस तरह से वो आया, वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। 28 अप्रैल 1937 को सद्दाम हुसैन के जन्म से पहले उसके भाई और उसके पिता दोनों का कैंसर से निधन हो गया था। दोनों मर गए थे, दोनों को कैंसर था। और इस तरह से जब भाई और पिता की मौत के बाद सद्दाम का जन्म हुआ, तो उसकी मां को लगा कि ये जो बच्चा है, ये शापित बच्चा है, इसकी वजह से ही पिता और भाई की डेथ हुई है, यानी उनके खाविंद की और बड़े बेटे की डेथ जो हुई है, वो उस बच्चे की वजह से हुई है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उन्होंने कोशिश की कि गर्भ गिरा दें, एबार्शन करा दें, यहां तक कि अपनी जान लेने की, आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया यह मुमकिन। आखिर सद्दाम पैदा हुआ, और पैदा होते ही उसकी मां ने उसे छोड़ दिया, अपना दूध तक नहीं पिलाया, और चाचा के घर पे सद्दाम पला। जब मां के पास वो लौटा, तब तक मां ने दूसरी शादी कर ली थी, और जो उसके सौतेले बाप थे वो मारते थे, पीटते थे, अत्याचार करते थे। जो सीआईए प्रोफाइल बनी हुई है सद्दाम हुसैन की, उसमें बताया जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो मार थी वो इतनी जबरदस्त थी, इतनी कठोर थी, कि उसके बाद ही सद्दाम का वो व्यवहार बना, वो क्रूर सद्दाम बना जिसको हम आगे देखते हैं। 10 साल की उम्र में सद्दाम बगदाद भाग गया। अपने गांव की कठिनाइयों और सुविधाओं की कमी से वो लगातार बचने और लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके जो चाचा थे वो पहले जंग में शामिल हुए थे, कट्टर सुन्नी थे और नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। दरअसल मिडिल ईस्ट में एक पूरी बात जो पार्टी रही है, एक नेशनलिस्ट पूरी की पूरी आइडियोलॉजी रही है, वो ऐसी रही है जो अमेरिका और बाकी सारा जो हस्तक्षेप है वहां पर, जो लगातार उनका दखल है, उस दखल की मुखालिफत करते हुए पूरे अरब को एक नेशन की तरह देखती है और अरब को मजबूत बनाने की तरफ काम करने की कोशिश कर रही थी। सद्दाम केवल 20 साल का था जब उसने कानून की पढ़ाई छोड़ी और इस बात पार्टी में शामिल हो गया जहां उसके चाचा पहले से शामिल थे।
ये पार्टी जो थी, मैंने आपको बताया कि एक नेशनलिस्ट पार्टी थी और ये मानती थी कि एक देश में एक ही पार्टी होना चाहिए। इसके तुरंत बाद 1958 में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट करके हाशेमाइट जो वहां पर बादशाहत थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया और इराकी गणराज्य की स्थापना की गई। लेकिन जो नए नेता थे करीम कासिम, वो पैन अरब, जो पूरे अरब को एक साथ लेकर चलने की बात थी, उससे सहमत नहीं थे। सद्दाम और उसकी पार्टी एक पैन अरब की बात करती थी, जबकि करीम कासिम उससे सहमत नहीं थे। वो इराक तक अपने आप को महदूद रखना चाहते थे। तो सद्दाम की पार्टी ने प्लान बनाया कि कासिम को मारा जाए। सद्दाम इसमें खुद शामिल हुआ, कासिम को मारने की कोशिश हुई, लेकिन कासिम मारा नहीं गया, वो बच गया। जिसके बाद सद्दाम को मिस्र भागना पड़ा और वहां पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1963 में एक और तख्ता पलट हुआ। इसको कहा जाता है रमजान रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन में बाथ पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन बाथ पार्टी लंबे समय तक नहीं रह पाई। कुछ महीनों में ही बाथ पार्टी को पावर से हटा दिया गया और एक दूसरा गुट उसके ऊपर काबिज हो गया, सत्ता पे काबिज हो गया। 1968 में अहमद हसन अल बकर ने एक और तख्ता पलट की कोशिश की। ये जो अहमद हसन अल बकर थे वो सद्दाम के दूर के रिश्तेदार भी थे। ये जो कोशिश थी ये बेहद मजबूत कोशिश थी और इसने इराक को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और सद्दाम एक नेता के रूप में उभरा। पार्टी के भीतर वो बेहद वफादार था और बंदूक चलाने से डरता नहीं था। जहां इस तरह की जंग होती थी, मैंने आपको बताया कि जब राष्ट्रपति की हत्या की योजना बनी उसमें भी शामिल हुआ और बाद में भी लगातार बंदूक पर उसका भरोसा बना रहा और बहुत जल्द वो पार्टी के अंदर बहुत मजबूत बनकर उभरता है। 1979 में जो उस समय के राष्ट्रपति थे अल बकर साहब, उनकी हेल्थ काफी खराब रहने लगी और जब उनकी हेल्थ काफी खराब रहने लगी तो सद्दाम ने अल बकर को मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे दे और उसके बाद सद्दाम सत्ता में आता है और पूरी निर्दयता के साथ सत्ता को मजबूत करता है और जो भी उसके विरोध में खड़ा हुआ, जो भी जिसके बारे में भी उसको लगा कि ये हमारा विरोध कर सकता है, उसको किसी न किसी तरह खत्म कर दिया गया, या तो मार दिया गया या बगदाद से बाहर भेज दिया गया। सत्ता में आने के बाद सद्दाम ने जो सबसे पहला काम किया वो नेशनलाइजेशन किया। आप जानते हैं कि इराक की जो इकॉनमी है और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्कों की जो इकॉनमी है उसमें तेल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो तेल का जो पूरा का पूरा काम था, तेल का जो पूरा का पूरा बिजनेस था, उसको उसने नेशनलाइज किया। उसने कहा कि प्राइवेट हाथों में ये नहीं रहेगा, ये सरकार के पास रहेगा, ताकि जो पैसा मिले उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, हॉस्पिटल्स डेवलप किए जा सके और स्कूल्स डेवलप किए जा सके। आपको मैं बता चुका हूं एक और वीडियो में कि ईरान के शाह को जब निकाला गया और उसके बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद भी पहला काम किया गया कि जो तेल की इंडस्ट्री उसको नेशनलाइज कर दिया गया और सद्दाम ने जो पैसा मिला, इससे जो फायदा हुआ सरकार को, उसका उपयोग बहुत अच्छा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार हुआ, नए अस्पताल बने, नए स्कूल बने और लोगों का जो लाइफ का लेवल था, जीवन का स्तर था, वो पहले से काफी बेहतर हुआ। बगदाद की सड़कों पे आधुनिक गाड़ियां दिखाई देती थीं, बगदाद में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट दिखाई देते थे और अगर तानाशाही को छोड़ दें तो इराक के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा था वो उस समय सारी दुनिया को चौंकाने के लिए काफी था। लेकिन सत्ता के ऊपर उसने पूरी तरह से कब्जा बनाए रखा। इराक भर में उसकी मूर्तियां भी लगी, बाकी सारी जितने तानाशाहों के साथ जितनी चीजें होती हैं वो सारा कुछ हुआ। लेकिन एक चीज यहां पर समझना चाहिए कि ये जो इराक में हो रहा था अकेले इराक में नहीं हो रहा था। उस जमाने का सऊदी अरबिया भी ऐसा ही था, उस जमाने का यूएई भी ऐसा ही था, उस जमाने के बाकी मुल्क भी अरब के ऐसे ही थे। फिर लीबिया और इराक को ही क्यों चुना गया जहां के शासकों की हत्या की गई, यह समझना बहुत जरूरी है। लीबिया और इराक ये दो कंट्रीज ऐसी रही हैं जिन्होंने सीधे सीधे इजराइल की मुखालिफत की और जो फलस्तीन का मूवमेंट चल रहा था उस जमाने में, पीएलओ का मूवमेंट यासर अराफात की लीडरशिप में, उसको सपोर्ट किया, पैसे दिए, हथियार दिए और यही एक चीज थी जिसकी वजह से
सद्दाम जो है वो इजराइल और अमेरिका की आंखों में खटकने लगा, उसको मरवाया गया, उसके खिलाफ सारा कुछ हुआ। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो इजराइल के मुखालिफ था। और पूरी अरब की अभी की नई हिस्ट्री देख लीजिए, 1945-46 के बाद की अरब की हिस्ट्री देख लीजिए, जिसने भी इजराइल की मुखालिफत की है उसको मार दिया गया है या बर्बाद कर दिया गया है, उसको बदनाम किया गया है। और जो इजराइल के साथ खड़े रहे हैं उनको आराम से जैसे चाहें वैसे शासन करने दिया गया है। कोई सऊदी अरबिया के ह्यूमन राइट पे बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता जॉर्डन के ह्यूमन राइट पे, कतर के ह्यूमन राइट पे कोई बात नहीं करता है। लेकिन अगर आप इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के सपोर्ट में आ जाते हैं तो आपके अंदर सारी प्रॉब्लम दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सद्दाम की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ था ईरान के साथ उसकी लड़ाई। ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई और आयतुल्लाह खुमैनी साहब वहां सत्ता में आए तो सद्दाम को यह लगा कि ये मेरे शासन पर खतरा हो सकता है और सद्दाम ने लड़ाई शुरू की, ईरान के साथ लड़ाई शुरू की। सद्दाम का यह मानना था कि यह लड़ाई कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन यह लड़ाई चली पूरे 8 साल तक। इस 8 साल की लड़ाई में लाखों जानें गईं, लेकिन सद्दाम एक भी इंच जमीन कब्जा नहीं कर सका। इसी समय उसने कुछ केमिकल हथियार डेवलप किए थे जो बाद में 1988 में उसने कुर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किए और हलाबजा में हजारों लोगों को जहर से मार दिया। यह कहता है अमेरिका, यह कहता है CIA, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है यह दुनिया में कोई नहीं जानता है। ईरान से जब उसकी लड़ाई चल रही थी तो भी अमेरिका ने कोई खास हस्तक्षेप नहीं किया। अमेरिका ने किसी भी तरह से ना तो ईरान का बहुत साथ दिया और ना ही इराक का बहुत साथ दिया। यह एक हकीकत है। तब तक वो खुद को वहां से अलग बनाए रखा। दिक्कत तब हुई जब उसने कुवैत के ऊपर आक्रमण किया। दरअसल ईरान इराक युद्ध के बाद कर्ज बहुत हो गया था सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक के ऊपर। उसको लगा था कि कुवैत पर वो हमला करेगा, कुवैत की जो ऑयल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा कर लेगा और उससे उसकी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहां पर वो ये भूल कर बैठा, वो नहीं जानता था कि कुवैत जो है वो अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे भी कुवैत के ऑयल पर सद्दाम हुसैन का कब्जा अमेरिका नहीं होने देता। अगर केवल कुवैत से लड़ाई होती तो सद्दाम हुसैन जीत ही जाता, लेकिन जब कुवैत पर उसने आक्रमण किया तो अमेरिका ने एक इंटरनेशनल गठबंधन बनाया जो सद्दाम से लड़ाई लड़ा और सद्दाम को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर सैंक्शन वगैरह तो बहुत लगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने सैंक्शन बहुत लगाया, लेकिन इराक की सत्ता में वो बना रहा। और जब सैंक्शन हो गया, सैंक्शन लग गए जब, तो वो और अकेला हो गया। और अकेले होने के बाद जब बाहर से कोई मजबूरी नहीं रह जाती है तो उसने अपने सत्ता को और मजबूत किया। उसके बेटे बहुत मजबूत होकर उभरे, उसके रिश्तेदार सत्ता में शामिल हुए, सत्ता और मजबूत हुई और लोगों को फांसी दिया गया और मूर्तियां बनी और सद्दाम इराक का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन यहां उसने गलती की। अगर आप इसको गलती माने तो यह गलती उसने की कि यासर अराफात के मूवमेंट को उसने सपोर्ट किया। यही नहीं, PLO को उसने पैसे भी दिए और PLO को उसने हथियार भी दिए। यही वो दौर था जब नेतन्याहू, जो उस समय भी वहां का बहुत सीनियर पॉलिटिशियन था, उसने बाकायदा यह कहना शुरू किया कि सद्दाम को हटाया जाना बहुत जरूरी है। जब तक सद्दाम को नहीं हटाया जाएगा तब तक मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की शांति स्थापित नहीं होगी। उसके वीडियोज अवेलेबल हैं कई सारे जिसमें वो सद्दाम के खिलाफ बोलता हुआ पाया जा रहा है। अब हुआ 9/11 का हमला। 9/11 का जो हमला हुआ था उसको लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं और कई लोगों का, कई जानकारों का यह मानना है कि इस हमले में मोसाद या इजराइल का हाथ भी हो सकता है। लेकिन 9/11 का जो हमला था उसको पूरी तरह से दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया और इसके बाद जो मुस्लिम देश थे, खासतौर पर वे जो अमेरिका के खिलाफ थे, उनको आतंकवाद का समर्थक कहना शुरू किया गया और ISIS नाम का एक नया जिन्न उभरा, जिस ISIS के बारे में अब यह जानकारी बिल्कुल आम है कि इसको अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था।
2003 में कहा गया कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसे केमिकल वेपन्स हैं जिससे वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। जम के इसका शोर मचाया गया। हम लोग उस समय यंग थे और हमें याद है अच्छी तरह से कि सारे टीवी चैनलों पर, सारे अखबारों में दिन रात सद्दाम कितना खतरनाक है और दुनिया को सद्दाम किस तरह से बर्बाद कर सकता है, ये खबरें चलाई जाती थीं। यही वो दौर था जिस समय सद्दाम हुसैन को पूरी तरह से विलेन बना दिया गया। 2003 से अमेरिका के नेतृत्व वाला आक्रमण आप कह लीजिए या कहिए अमेरिका का जो इराक के ऊपर आक्रमण था वो शुरू होता है। एक से एक सीन आते हैं, इराकियों के घर में घुसना, इराकी औरतों को उठाना। आपको याद है ग्वांटेमाओ जेल की वो घटना है जिसमें इराक के जो कैदी थे उनके साथ जिना तक किया गया, मारा गया, नंगा उनको बांध के रखा गया। ग्वांटेमाओ बे के बारे में भी आप जानते हैं कि वो है तो क्यूबा का, लेकिन अमेरिका ने लंबे समय से वहां पे कब्जा किया हुआ है और वहां जेल बनाई हुई है जहां इस तरह के अपराधियों को रखा जाता है। 2006 तक उसने लड़ाई लड़ी, जितनी भी लड़ाई वो लड़ सकता था वो लड़ी। इराक की गलियों में लगातार लड़ाई हुई, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के साथ जो नाटो की फौजें थी उनके सामने वो कितने दिन टिकता। 3 साल तक ये लड़ाई चली और 2006 में उसको पकड़ लिया गया। जैसा मैंने बताया कि एक फार्म हाउस में बंकर था, उस बंकर में उसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद मुकदमे का नाटक किया गया। जज भी इराकी था, वकील भी इराकी थे, लेकिन सारे के सारे अमेरिका के एजेंट थे। अमेरिका के एजेंट्स ने मुकदमा जब चलाया तो सद्दाम वहां बैठकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसके बाद उसको फांसी की सजा सुनाई गई। हंसता हुआ वो फांसी पे गया। उसके पहले, फांसी पर चढ़ने से एक दिन पहले, जो आखिरी उसका भोजन होता है, आखिरी जो खाना होता है, वो खाना उसने नहीं खाया। फांसी के तख्ते से उसने भाषण दिया जिसमें कहा कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलकर मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर रहे हैं और उसने कहा कि वो लड़ाई जारी रहेगी। आज जब हम देखते हैं कि इराक में इतने समय से, इतने लंबे समय से अपनी आर्मी रखने के बावजूद अमेरिका इराक को उस तरह से नहीं झुका पाया है। हां, वहां के ऑयल पे कब्जा है, वहां के गेहूं पे कब्जा है, लेकिन वहां से एक बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ है। आप जानते हैं इराकी मिलिशिया का जो विद्रोह है, जो ईरान के साथ खड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सद्दाम की ट्रेडिशन का है। ये जो विद्रोह है वो ईरान के साथ खड़ा है और वो अमेरिका के खिलाफ है। और वो इजराइल जो जंग छेड़े हुए है गजा में, उसके खिलाफ इजराइल पे लगातार कभी मिसाइलें फेंकता है, कभी किसी तरह से हमला करता है। तो यह समझ में आता है कि एक मुल्क को तानाशाही से मुक्त कराने की बात करते हुए अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। सिविल वार जैसी कंडीशन वहां पे खड़ी कर दी। आज तक वहां पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि किसी तरह के ऐसे केमिकल वेपन वहां नहीं मिले अमेरिका को जो दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकते थे। दुनिया को तबाह बर्बाद करने वाले सारे हथियार तो अमेरिका और नाटो कंट्रीज के पास हैं, इजराइल के पास हैं। यहां मैं जो आपको खास तौर पे बताना चाह रहा था, घटनाएं बतानी हो, क्या किया सद्दाम ने, कैसे लोगों को मारा, कैसे फांसी पर चढ़ाया, तो घंटों बता सकते हैं। लेकिन वो जानकारियां तो आम हैं, वो बताने की जरूरत मुझे नहीं है। जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि अगर सद्दाम ने इजराइल के खिलाफ बात नहीं की होती, अगर सद्दाम ने फलस्तीन को सपोर्ट नहीं किया होता, और ये वो दौर था जब ईरान फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो अगर नहीं किया होता ये सारा कुछ, आराम से अमेरिका और इजराइल से अच्छे रिश्ते बनाकर अपनी सत्ता चलाता रहता, तो ना तो अमेरिका को उसकी तानाशाही दिखती और ना ही उसके केमिकल वेपन्स देखते। एक इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट को बरसों से नरक बनाया हुआ है और जो भी उस पर सवाल उठाता है उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। इस बार ऐसा हुआ है कि इस लड़ाई में इजराइल फंस गया है और दूसरों को तबाह बर्बाद करने के साथ साथ वो खुद भी तबाह हो रहा है। इजराइल फलस्तीन पर तो मैं लगातार वीडियोस बनाता ही रहता हूं। मुझे लगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पर भी वीडियोस बनाना ज़रूरी है जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को आप कायदे से समझ सकें। इस कड़ी में जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो गद्दाफी पे बनाऊंगा। इंतजार
इंतजार कीजिए, जल्दी ही वो भी वीडियो आएगा। तब तक ये वीडियो देखते रहिए, दोस्तों को भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए तो पिन कमेंट खोल के देखिए, डिस्क्रिप्शन देखिए, और फिर जैसे हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको वो हकीकत बताएंगे जो गोदी मीडिया कभी नहीं बता सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।